मूवी शुरू होती है पेरिस में, जहां सैम एक पार्टी में आता है जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होस्ट कर रही होती है। पर वो यहाँ पार्टी एंजॉय करने नहीं बल्कि अपने पुराने टेप्स वापस लेने आया होता है। उसकी एक्स उससे बोलती है कि थोड़ा वेट करे क्योंकि वो मेहमानों में बिजी है, इसलिए सैम को कुछ वक्त के लिए ऑकवर्ड फील करते हुए बैठना पड़ता है। जब उसका इंतजार करते करते पेशेंस खत्म होने लगता है तो सैम उससे पूछता है कि उसके सामान का एग्जैक्ट प्लेस बता दे, वो खुद ही ले लेगा। एक्स उसे एक ऑफिस तक गाइड करती है और बोलती है कि वहीं रुक जाए, बाद में कामली बात कर लेंगे। कॉरिडोर में घूम रहे ड्रंक लोगों को इग्नोर करते हुए सैम ऑफिस में चला जाता है और शांति से देखने के लिए डोर लॉक कर देता है। जैसे ही उसे अपनी चीजें मिलती हैं, अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है, तो वो टिश्यूज लेकर थोड़ा रेस्ट करने बैठ जाता है। धीरे धीरे वो सो जाता है, इसलिए कुछ देर बाद बाहर होने वाले शाउटिंग और फुल क्योस की उसे बिल्कुल आवाज नहीं आती। अगली सुबह जब सैम उठता है और निकलने के लिए सामान उठाता है तो डोर खोलते ही वो शॉक में आ जाता है, क्योंकि पूरा घर बिगड़ चुका होता है और हर जगह खून होता है। खुद को बचाने के लिए एक रैंडम ऑब्जेक्ट पकड़कर सैम अपार्टमेंट से बाहर झांकता है और देखते ही समझ जाता है कि सारी पार्टी वाले लोग इंक्लूडिंग उसकी एक्स ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। जैसे ही वो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, सैम जल्दी से डोर क्लोज कर देता है। फिर विंडो से बाहर देखते ही उसे पता चलता है कि पूरा शहर इसी हालत में है। ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं और जो थोड़े बचे हैं उनका शिकार हो रहा है। स्ट्रीट्स भी बर्बाद होती दिखती हैं और जब एक फैमिली कार से भागने की कोशिश करती है तो हॉर्न की आवाज़ सुनते ही ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं और मार डालते हैं। इसके बाद सैम जैकेट्स और बैग्स चेक करता है जो गेस्ट्स छोड़ गए थे, और उनके फ़ोन्स मिलने पर वो उनके हेल्प कॉल्स और लव्ड वंस को भेजे गए लास्ट मैसेजेस सुनता रहता है। जब कॉरिडोर में आवाज़ बंद होती है तो सैम अपार्टमेंट से निकलकर रूफ पर चला जाता है, पर उसे कोई भी जिंदा इंसान या हेल्प नज़र नहीं आती। फिर सैम डिसाइड करता है कि सरवाइव करने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगा, और पहला काम रूम्स को क्लीन करना शुरू करता है ताकि इन्फेक्टेड ब्लड हटा सके। अचानक नीचे वाले फ्लैट से अजीब सी आवाज़ आती है और फिर एक गोली फ्लोर में एक होल बना देती है। सैम होल से झांक कर देखता है कि नीचे वाला नेबर खुद को शूट कर चुका है। जिज्ञासा में वो वॉल से एक मेटल बार निकालकर होल को इतना बड़ा करता है कि वो नीचे उतर सके। ओल्ड मैन को ब्लैंकेट से कवर करके वो दूसरे बॉडी चेक करता है और समझता है कि पहली आवाज़ उस आदमी की अपनी इन्फेक्टेड वाइफ को शूट करने की थी, और फिर गिल्ट से वो खुद को मार लेता है। सैम किचन में जाकर फूड कलेक्ट करता है, उस आदमी की गन उठाता है और जितनी बुलेट्स मिलती हैं सब रख लेता है। कॉरिडोर ज़ॉम्बी से फ्री हो तो वो बाहर निकलकर नीचे की तरफ जाता है, हर डोर को क्लोज करता हुआ। बिल्डिंग के एंट्रेंस तक पहुंचकर वो ज़ॉम्बीज को बाहर देखता है और तुरंत डोर बंद करके अपने आप को सेव कर लेता है। बिल्डिंग सिक्योर होने के बाद सैम केयरटेकर के रूम में जाकर सारे अपार्टमेंट्स की कीज ले लेता है, विंडो के थ्रू आ रहे ज़ॉम्बी को इग्नोर करते हुए। उसे एक ट्यूना कैन भी मिलती है जो वो तुरंत खा लेता है। फिर सब सप्लाईज एक जगह जमा करके कीज को अपार्टमेंट नंबर के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। पहला अपार्टमेंट में उसे एक ज़ॉम्बीफाइड फैमिली मिलती है जो उस पर अटैक कर देते हैं, पर स्ट्रगल के बाद भी वो ज़ॉम्बी को डोर धक्का दे देता है। फिर वो जल्दी से बाहर निकलकर डोर बंद करता है और उस पर एक एक्स मार्क बना देता है ताकि फ्यूचर में वहां ना जाए। उसके बाद सैम बाकी अपार्टमेंट्स चेक करता रहता है, जो थैंकफुली सब खाली निकलते हैं। जहाँ जहाँ फूड मिलता है वो ले लेता है और कभी कभी रैंडम आइटम्स जैसे पेंट बॉल गन भी उठा लेता है। सैम म्यूजिशियन होता है, इसलिए उसे एक MP3 प्लेयर, कुछ होल्ड कैसेट्स और हत्ता की ड्रम्स का सेट मिलकर काफ़ी खुशी होती है। जब सब अपार्टमेंट्स हो जाते हैं और उसके पास फेस मास्क आ जाता है, सैम एग्जिट ही करने वाला होता है कि एलिवेटर सडनली मूव करता है और उसमें एक ज़ॉम्बी दिखता है। ज़ॉम्बी अग्रेसिव नहीं होता है, इसलिए सैम उसे मारने के बजाय आयरन फैंस को बेल्ट से बांध देता है ताकि वो बाहर ना आ सके। शाम को सैम फूड खाते हुए अपने ओल्ड टेप सुनता है, जिससे उसे कई पुरानी यादें याद आती हैं। अगले दिन वो बाहर ज़ॉम्बीज को ऑब्जर्व करता है, फिर कलेक्टेड फूड को प्रॉपर्ली राशन करके एक नोटबुक में रिकॉर्ड बनाता है। विंडो पर मिट्टी में ग्रिड बनाकर डेज काउंट करना भी शुरू कर देता है। फिर वो अपार्टमेंट में इधर उधर देखते हुए ड्रम्स बजाकर अपना स्ट्रेस उतारता है, लेकिन नॉइस से ज़ॉम्बीज विंडो के पास आ जाते हैं, इसलिए उसे काफ़ी केयरफुल होना पड़ता है। दिन बीतते जाते हैं और सैम खुद को बिजी रखता है। विंडो पर डेज मार्क करता है, अपना मील्स बनाता है और कभी कभी रात को रूफ पर जाकर खाली सिटी को देखता है। पेंट बॉल गन से वो एक गेम क्रिएट करता है जिसमें स्ट्रीट पर ज़ॉम्बीज को शूट करता है और अपनी एक्स की पिक्चर्स पर उन्हें क्रॉस करता रहता है। रैंडम ऑब्जेक्ट से साउंड्स रिकॉर्ड करके वो उनसे म्यूजिक भी बनाता रहता है। एक दिन सैम को स्ट्रॉन्ग स्मेल का एहसास होता है और नीचे वाले अपार्टमेंट में झांक कर देखता है कि बॉडीज गलने लगी हैं। वो दोनों बॉडीज को उठाकर बैल्कनी में ले जाता है, पर उन्हें ट्रैश की तरह फेंक नहीं पाता। इंस्टेड वो उन्हें स्लीपिंग बैग्स में डालकर उनके बेड पर ही रख देता है और साथ में उनकी इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स भी रख देता है।
एक छोटा सा साइलेंस होल्ड करके सैम रूम से निकल जाता है और स्मेल को कंट्रोल करने के लिए डोर पर टेप लगा देता है। बाद में सैम शावर लेने जाता है, लेकिन पानी बीच में ही बंद हो जाता है। रात को बेड पर लेटे हुए उसे एक अजीब सी साउंड सुनाई देती है और वो देखकर शॉक हो जाता है कि एक पूरी होड़ उसके रूम में घुसकर उसे खाने आ रही है। डर के मारे सैम चीखने लगता है, पर तुरंत ही होश में आता है और समझता है कि ये सब एक नाइटमेयर था। अगले दिन सैम अपनी रूटीन में वर्कआउट ऐड करता है। वो बिल्डिंग के अंदर ही म्यूजिक सुनते सुनते रनिंग करता है। एलिवेटर के पास रुककर वो वहाँ बंद आदमी का हाथ टच करने की हिम्मत करता है और उसे अल्फ्रेड नाम दे देता है। कुछ दिनों बाद फाइनली बारिश होती है तो सैम बहुत सारे कंटेनर्स रखकर पानी कलेक्ट करता है और अपना बॉडी वॉश करता है। फिर वो एलिवेटर के साइड बैठकर सिगार जलाता है और अल्फ्रेड से एक तरफा बातें करता रहता है, कन्फेस करते हुए कि सबसे टफ पार्ट ये है कि उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं। कुछ समय बाद सैम विंडो पर पेंटबॉल गन के साथ होता है और स्ट्रीट में एक कैट देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो तुरंत नीचे दौड़ता है और डोर खोलता है, ध्यान रखते हुए कि आसपास ज़ॉम्बीज न हो। फिर वो ट्यूना कैन खोलकर कार के नीचे छिपी हुई कैट को ऑफर करता है। कैट हेजिटेंट होती है पर स्मेल से अट्रैक्ट होती रहती है। तभी एक अचानक नॉइज उससे डरा देता है और कैट वापस भाग जाती है। परेशान सैम अपना वेपन साइड में रख देता है और डोर खुला छोड़कर चुपचाप कैट ढूंढने लगता है। वो कार्स के पीछे रहता है पर एक ज़ॉम्बी फिर भी उसे देख लेता है। सैम तुरंत एक व्हीकल में घुसकर विंडो से ज़ॉम्बी को किक मार देता है, पर फटाफट ही दूसरा ज़ॉम्बी भी आ जाता है। सैम जल्दी से बैक सीट में शिफ्ट होता है और पैसेंजर डोर से निकलकर बिल्डिंग की तरफ फुल स्पीड में भागता है। डोर क्लोज कर देता है ज़ॉम्बीज के पहुंचने से पहले। वापस अपार्टमेंट में आकर सैम विंडो से देखता है तो कैट ज़ॉम्बीज के सामने कामली बैठी होती है, तो वो उसे शूट कर देता है। फिर उसे फ्लोर पर खून नजर आता है और समझता है कि कार वाले ज़ॉम्बी ने उसे इंजर कर दिया था। वूंड क्लीन करके वो मिरर के सामने वेपन लेकर बैठ जाता है। उसके बॉडी में इन्फेक्शन का कोई क्लियर साइन नहीं होता, पर उसे यकीन भी नहीं होता कि वो सेफ है। इसीलिए वो गन को ऐसे पोजीशन में रखता है कि अगर जरूरत पड़ी तो खुद को ही मार सके। सैम कुछ देर वहां बैठा रहता है और धीरे धीरे सो जाता है, जिससे गन स्लिप होकर एक बुलेट फायर कर देती है। लकी फॉर हिम सैम बच जाता है और उठकर देखता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखकर वो खुशी से हंसने लगता है। कुछ समय बाद जब सैम प्लांट्स का ध्यान रख रहा होता है, उसे एक वेग सी आवाज सुनाई देती है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। विंडो से झांकने पर उसे सामने वाली बिल्डिंग में एक इंसान दिखता है, पर वो समझ नहीं पाता कि वो ज़ॉम्बी है या लिविंग ह्यूमन। रूफ पर जाकर वो क्लियरर व्यू लेने की कोशिश करता है, पर कोई लाइफ का साइन नहीं मिलता। मौसम ठंडा होने लगा है, तो सैम वापस आकर पिल्लोस का एक छोटा सा फोर्ट बनाता है और पानी गर्म करने के लिए फायर जलाता है। रिलैक्स करने की कोशिश में ही उसे फिर आवाजें सुनाई देती हैं, पर वो जल्दी ही गायब हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद फूड कम होने लगता है, तो सैम एक बैग लेकर सप्लाईज ढूंढने बाहर जाने का सोचता है, पर ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन होता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर वो बाहर जा नहीं पाता। एक्सट्रीम लोनलीनेस में सैम ड्रिंकिंग शुरू करता है और एक दोपहर अल्फ्रेड पर चिल्लाता है, बोलते हुए कि उसने दिनों से ज़ॉम्बीज नहीं देखे और अब दोनों ही अकेला रह गए हैं। गुस्से में वो अल्फ्रेड पर ड्रिंक गिरा देता है, जिससे अल्फ्रेड का दरवाजा जोर जोर से शेक होने लगता है और सैम और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाने लगता है। गुस्से में बॉटल वॉल पर फेंक देता है और भागकर अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। लोनलीनेस बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से सैम फिर ड्रम्स बजाना शुरू करता है, जिसका नॉइज ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करता है। बाहर सारे ज़ॉम्बीज विंडो के पास जम जाते हैं और सैम उन पर चीखता रहता है। कुछ देर बाद सैम अल्फ्रेड से माफ़ी मांगता है अपनी सारी गलतियों के लिए। कुछ समय बाद जब सैम अपने लास्ट बचे हुए फूड को राशन कर रहा होता है और अपने पुराने टेप सुन रहा होता है, फैमिली की वॉइसेस सुनकर वो इतना इमोशनल हो जाता है कि टेबल से सारी चीज़ें हटाकर नीचे गिरा देता है। शाम को उसे एक नॉइज सुनाई देता है और इस बार बिना सोचे समझे वो दरवाजे पर फायर कर देता है। होल में झांकने पर वो टूट जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल औरत थी, ज़ॉम्बी नहीं। सैम उसे उठाकर बेड पर रखता है, उसके जख्म ट्रीट करता है और बुलेट निकालते हुए उसे प्लीज स्टे कहकर विनती करता रहता है। रूम से निकलकर उसे उस औरत का बैग मिलता है, जिसमें एक रोप और हुक होता है। अगली सुबह जब सैम उदास होता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि वो औरत जिंदा बच गई है। सैम उसे पिजन सूप खिलाता है और धीरे धीरे उसके बारे में जानता है। उसका नाम सारा है और वो बिल्डिंग्स के बीच जंप करके अपना सर्वाइवल मैनेज करती रही थी। उसने कभी कभी कुछ सर्वाइवर्स को अलग अलग अपार्टमेंट में छुपे हुए देखा था, पर उनमें से ज्यादा लोग अब पूरा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुके थे। ज़ॉम्बीज हाइट के मामले में उतने स्मार्ट नहीं होते, फिर भी वो कभी एक ही जगह पर एक हफ्ते से ज्यादा टिक कर नहीं रही थी।
सैम उसे बताता है कि ये बिल्डिंग रिलेटिवली सेफ है, पर सारा अभी डाउटफुल रहती है क्योंकि पिछली रात जो गनशॉट हुआ था उसने ज़ॉम्बीज़ का ध्यान यहाँ की तरफ खींच लिया था और वो जानती थी कि आखिर में ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा तोड़ ही देंगे क्योंकि उनके पास और करने को होता ही नहीं है। कुछ देर बाद सैम अपनी रोज़ की तरह बिल्डिंग का राउंड लगाता है और इस बार सारा भी उसके साथ चल देती है। जब वो अल्फ्रेड के रूम के सामने से गुजरते हैं सारा काफ़ी घबरा जाती है, पर सैम उसे यकीन दिलाता है कि अल्फ्रेड कभी उन्हें खाने की कोशिश नहीं करेगा। बाद में सैम फिर से अपना म्यूज़िक बनाना स्टार्ट करता है और वो हैरान होता है देखकर कि सारा भी उसके साथ हेल्प कर रही है, जिससे सैम को काफ़ी टाइम बाद एक नॉर्मल सा फील होने लगता है। शाम को सैम सिगरेट पीते हुए अल्फ्रेड से बात करता रहता है और सोचता है कि क्या वो थोड़ा बेटर सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि अब उसके पास किसी की कंपनी तो है। धीरे धीरे दोनों के पास खाने का स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, इसीलिए सैम को एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। वो फिर से उस एक्स वाले दरवाजे के पास जाता है, उसमें छोटा सा होल बनाता है और अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ को गोली मार देता है। अब वो बिना रिस्क के अंदर जाकर सारा खाना जमा कर सकता है। अपार्टमेंट लौटने पर सैम देखता है कि सारा वहाँ नहीं है। वो टेंशन में उसे ढूंढता है और फाइनली उसे रूफ पर पाता है। वो क्लियरली दूसरी बिल्डिंग में जंप करके निकलने का प्लान सोच रही होती है। सैम उसे रोकता है क्योंकि ये आइडिया उसे बहुत डेंजरस लगता है, पर सारा मना नहीं करती। उसका कहना था कि अगर वो यहीं रुककर वेट करते रहे तो वो धीरे धीरे पागल हो जाएंगे या फिर ज़ॉम्बीज़ किसी दिन दरवाज़ा तोड़ ही देंगे। गुस्से में सारा अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। सैम उसके पीछे जाता है, पर जब सारा उसे जवाब नहीं देती तब उसके दिमाग में एकदम से सब फ्लैश होने लगता है। वो याद करता है कि जब वो सारा के वुंड्स ट्रीट कर रहा था तब वो कभी उठी ही नहीं, मतलब सारा तो पहले ही मर चुकी थी और जो भी सैम देख रहा था वो एक हैलुसिनेशन था। जब सैम रूम में घुसता है तो वो सच में सारा का डेड बॉडी बेड पर पड़ी देखता है। सैम उसका हाथ पकड़कर रो पड़ता है, फिर उसे शीट और कैंडल से कवर करके एक इमोशनल गुड बाय देता है। सारा के बैग में उसे एक डिजिटल कैमरा भी मिलता है जिसमें पहले तो सिर्फ उसकी फैमिली की पिक्चर्स होती हैं, पर आगे उसे एक फोटो मिलती है जिसमें सैम रूफ टॉप पर होता है और इससे कंफर्म हो जाता है कि वो प्रेजेंस जिसे वो सामने वाली बिल्डिंग में देख रहा था वो सारा ही थी। अब सैम एक्सेप्ट कर लेता है कि वो मेंटली ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है, इसीलिए उसे यहाँ से निकलना ही होगा। वो अपने पुराने टेप्स को जला लेता है, सारा का बैग उठाता है और छत की तरफ बढ़ता है, पर जाते जाते उसे अल्फ्रेड याद आता है, इसीलिए वो उसे फ्री करने का डिसीजन लेता है। अल्फ्रेड उस पर अटैक नहीं करता बल्कि चुपचाप फॉलो करता है। सैम उसे एक अपार्टमेंट में भेज देता है। तभी जलते हुए टेप स्मोक डिटेक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं और फायर अलार्म बज जाता है। ज़ॉम्बीज़ इस मौके का फायदा उठाकर फाइनली मेन डोर तोड़ देते हैं और सैम के पीछे भागने लगते हैं। सैम जितने ज़ॉम्बीज़ को मार सकता है मार देता है, पर जब वो गिरने लगता है तो वो फाइट छोड़कर भागना चूज करता है। एलिवेटर खाली मिलता है तो सैम तुरंत अंदर घुसकर गेट बंद कर देता है, ज़ॉम्बीज़ के पकड़ने वाले हाथों को इग्नोर करते हुए। फिर वो एलिवेटर शाफ्ट में चढ़कर एक खाली अपार्टमेंट की तरफ भागता है, पर एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आ जाता है। सैम कर्टन्स पकड़कर उस ज़ॉम्बी को पूरी तरह से रैप कर देता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन एस्केप करते वक्त एक्सीडेंटली कुछ सामान गिर जाता है जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान उस तरफ चला जाता है। सैम तुरंत काउंटर अटैक करता है, उसे 2-3 बार हिट करता है और ऊपर से एक काउच गिराकर उसे ट्रैप कर देता है। फिर वो उस काउच पर चढ़कर वापस अपने स्मोक से भरे अपार्टमेंट की तरफ निकलता है। अंदर ऑलरेडी बहुत ज़ॉम्बीज़ होते हैं, पर धुआं उनकी विजिबिलिटी खराब कर देता है, इसीलिए सैम धीरे धीरे बिना पकड़े गए रूफटॉप तक पहुंच जाता है। वहां वो सारा का हुक यूज करके रोप को दूसरी बिल्डिंग की तरफ थ्रो करता है। एक ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल पीछे आ रहा होता है तो सैम बिना सोचे समझे जंप मार देता है और वॉल से जोर से टकरा जाता है। कुछ सेकंड्स बाद वो होश में आता है और रिलीफ फील करता है कि वो बच गया, पर एक ज़ॉम्बी विंडो पर आ जाता है, इसीलिए सैम और ऊपर रूफ की तरफ चढ़कर सिटी को देखता रहता है। दूर कहीं से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे उसमें एक नई उम्मीद जागती है कि शायद ये किसी सर्वाइवर की वॉइस हो। तो दोस्तों, इसी के साथ ये ज़ॉम्बी मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहिए, और जो लोग और ज़ॉम्बी मूवीज़ की स्टोरीज देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल की चैनल पेज पर जाकर बाकी सारी एक्सप्लेन्ड वीडियोस भी देख सकते हैं।